हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो क्लास फोर्थ आपके लिए खुशखबरी है कि मैं आपके लिए दूसरी मास्टर वीडियो लेके आया हूँ। पहली मास्टर वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है। उसमें हमने चैप्टर 17, 18 और 19 कवर किए थे। ठीक है। तो आज फिर से मैं एक और मास्टर वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में भी हम, ठीक है, एक साथ चैप्टर 14 और मिनरल रिसोर्सेज, चैप्टर 15 एम्पेरर अकबर, चैप्टर 16 द एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, एक्सप्लोरेशंस होता है खोज, ठीक है। तो इन सभी को हम आज वाली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बता दिया कि हमने पूरे के पूरे सिलेबस को 3 वीडियो में कंप्लीट कर देना है। इस वीडियो में हम चैप्टर 14, 15 और 16 को अंडरस्टैंड करेंगे और लर्न करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो आपकी रह जाएगी, उसमें हम चैप्टर 11, 12 और 13 को कवर करेंगे। तो 3 वीडियो है आपके पास। ठीक है। 3 वीडियो में पूरे के पूरे आपका सिलेबस मैंने कवर करवा दूंगा। ऑलरेडी 2 वीडियो हमारी आ चुकी है और एक रह गई है। तो प्लीज़, इतनी मेहनत लगती है तो रिक्वेस्ट ही है आपके, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। आप ही के लिए सारा कुछ है। ठीक है। घर बैठे आप आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन आंसर लर्न कर सकते हो। कोई ट्यूशन की ज़रूरत नहीं, कहीं पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर बैठे सारा कुछ आसानी से सिंपल लैंग्वेज में आप लर्न कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 14 और मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है। सबसे पहले हमारा गेट सेट आ जाता है। इसमें हमारा मैच द थिंग्स विद द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर मेड। तो यहाँ पे कुछ वस्तुओं के नाम दिए, वस्तुएं दी हुई और उनके नाम दिए हुए हैं। ठीक है। तो हमने इनके साथ इसको मैच ही करना है, सिंपल है। तो ये फर्स्ट वाले जो है, इसको हम कौन सी वस्तु है, ठीक है, किसके साथ मैच होगी, तो ये हमारा एल्यूमिनियम आ जाएगी। ठीक है। इसको हम एल्यूमिनियम के साथ मैच कर देंगे। क्लियर है। उसके बाद ये रिंग बने हुए हैं, तो ये पता ही आपको, ये रिंग है, ये गोल्ड के हैं, तो इसको हम गोल्ड के साथ मैच कर देंगे। क्लियर है। तो ऊपर वाला देखो, ये आयरन है। ठीक है। तो आयरन से ये बनी हुई है, तो ये इसको आयरन के साथ मैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये कॉपर है, कॉपर की वायर बनी होती है आपकी, तो वायर के साथ कॉपर को हम मैच कर देंगे। तो ये हमारी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हमारा आ जाता है पार्ट ए आ गया है, राइट वन वर्ड आंसर। तो एक शब्द में उत्तर लिखें। तो कहता है कि नंबर 1, होल्स, होल्स होता है सुराग, डग खोदना, टू टेक आउट और, ठीक है, छेद, ठीक है, एक छेद करके जमीन के नीचे जाया जाता है खोद के। ठीक है। किस लिए, टेक आउट और, तो जो और होती है, ठीक है, धातु होती है, ठीक है, उसको बाहर लेके आते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, माइंस बोलते हैं। एक होल करके जमीन के नीचे से, ठीक है, जो और को बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, माइंस। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, माइंस। तो मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड, कहता है कि लोहा और सोना जैसे खनिज, ठीक है, ये किस में आ जाते हैं, कौन सी कैटेगरी में, ये मेटेलिक मिनरल्स में आ जाते हैं। माइन मिनरल्स सच एज आयरन एंड गोल्ड, लोहा और सोना जैसे खनिज, इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स, मींस की धात्विक खनिज, धात्विक खनिज। थर्ड आ गया, अ नॉन मेटेलिक मिनरल्स माइंड इन, नॉन मेटेलिक मिनरल्स माइंड इन धनबाद, ठीक है, जगह का नाम है। कहता है कि धनबाद में एक गैर धातु खनिज खनन किया जाता है, तो वो है हमारा कोल, मींस की कोयला वहां से निकाला जाता है। तो आंसर विल बी कोल। फोर्थ, एन एरिया दैट हैज मैनी ऑयल वेल्स, कहता है कि एक क्षेत्र जिसमें कई तेल के कुएं हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑयल फील्ड। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उस एरिया को ऑयल फील्ड, जहां पे बहुत सारे तेल के कुएं होते हैं। आंसर विल बी ऑयल फील्ड। फिफ्थ आ गया, कहता है कि अ नॉन मेटेलिक मिनरल रिफाइंड एंड यूज एज फ्यूल, नॉन मेटेलिक मिनरल्स रिफाइंड एंड यूज एज फ्यूल, तो इसको पेट्रोलियम बोल देते हैं। ठीक है। तो एक गैर धातु खनिज, ठीक है,
जिसको रिफाइन करके शुद्ध करके उसका उपयोग किया जाता है, तो ये हमारा पेट्रोलियम आ जाएगा। ठीक है, आंसर विल बी पेट्रोलियम। क्लियर है? हाँ जी, तो इसको मिनरल ऑयल भी बोल देते हैं। ठीक है, मिनरल ऑयल। तो दोनों भी आपके आंसर सही हो जाएंगे अगर आप मिनरल और ऑयल भी लगाते हो तो। 6 आ गया, एन एरिया ऑफ द कोस्ट ऑफ मुंबई वेयर पेट्रोलियम इज ड्रिल्ड। ठीक है, तो कहता है कि मुंबई के तट से दूर एक क्षेत्र जहां पेट्रोलियम ड्रिल किया जाता है, मीन्स कि जमीन के नीचे से उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा आंसर मुंबई हाई। तो मुंबई हाई इस तरह की जगह है, ठीक है, जहां से जमीन के नीचे से जो पेट्रोलियम है ना, ठीक है, उसको निकाला जाता है। क्लियर है? हाँ जी, तो बी पार्ट आ गया है। कहता है कि विच मिनरल इज यूज टू मेक दीज। ठीक है, इन्हें बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो रेलवे इंजन। तो रेलवे इंजन को बनाने के लिए हम आयरन ऑर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आयरन ऑर मीन्स कि लोहा होता है जिसका, उसका उपयोग करते हैं। आयरन ऑर होती है, आयरन ऑर से ही जाके आगे लोहा बनता है। ठीक है, इसी का उपयोग करते हैं हम रेलवे इंजन बनाने के लिए। यूटेंसिल्स हमारे हो गए बर्तन। ठीक है, यूटेंसिल्स हमारे हो गए बर्तन। बर्तन बनाने के लिए हम कॉपर का भी यूज करते हैं। ठीक है, आयरन और का भी यूज करते हैं। लोहा जो हो गया एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं। तो यूटेंसिल में आप कोई भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉपर के भी बर्तन बने होते हैं, आयरन और के भी बने होते हैं, एल्यूमिनियम के भी बने होते हैं, स्टील के भी बने होते हैं। तो स्टील भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? तो नेक्स्ट थर्ड आ गया सीमेंट। ठीक है, सीमेंट लाइमस्टोन। तो सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की उपयोग किया जाता है, लाइमस्टोन का, जिसको चूना पत्थर बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ स्टील। स्टील बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? मैग्नीज। ठीक है, तो स्टील मैग्नीज से बनता है। स्टील बनाने के लिए हम मैग्नीज का उपयोग करते हैं। तो एरोप्लेन। तो एरोप्लेन बनाने के लिए हम एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं। एरोप्लेन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम जो होती है हल्की धातु होती है, इसीलिए एरोप्लेन बनाने के लिए एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है। इज दैट क्लियर? सी पार्ट आ गया हमारा, आंसर दीज क्वेश्चंस। हाँ जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड और। ठीक है, तो कहता है कि मिनरल्स और में क्या डिफरेंस है। ठीक है, हमने डिफरेंस बताना है। तो ये आंसर आ गया, डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड ऑर्स। तो ये क्वेश्चन में से लिया हुआ है, आर भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। कहता है कि डिफरेंस बिटवीन मिनरल्स एंड और, तो क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिनरल्स लिख दिया, यहाँ पे और आगे। पहले मिनरल्स को देखते हैं क्या होता है। कहता है कि मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन रॉक। ठीक है, तो कहता है कि खनिज चट्टानों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है। सब्सटेंसेस होता है पदार्थ। ठीक है, तो जो कहता है कि खनिज या चट्टानों में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ है। तो और देख लेते हैं। कहता है कि अ रॉक दैट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द और। तो फिर से देखो, कहता है कि रॉक दैट, रॉक होती है चट्टान, दैट कंटेन्स, कंटेन्स होता है शामिल होना, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल्स इज कॉल्ड द और। ठीक है, एक चट्टान जिसमें एक विशेष खनिज की बड़ी मात्रा होती है, उसे क्या बोला जाता है? और बोला जाता है। क्लियर है? तो उसे और कहा जाता है। तो एक पत्थर है, चट्टान है, उसमें एक ही तरह का, ठीक है, मिनरल्स पाया जाता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? और बोल देते हैं। तो इनटू विच टू ग्रुप्स आर मिनरल्स डिवाइडेड, राइट टू एग्जांपल ऑफ ईच। कहता है कि खनिजों को किन दो समूहों में बांटा गया है, प्रत्येक के दो उदाहरण लिखें। तो आंसर आ गया हमारा, मिनरल्स आर डिवाइडेड इनटू मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो सिंपल है,
कहता है कि खनिजों को धातु और गैर धातु खनिजों में बांटा गया है या विभाजित किया गया है। तो फर्स्ट आ गया हमारा मेटेलिक मिनरल्स। तो इसकी दो एग्जांपल लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे आपके लिए चार लिखी हुई है, कोई भी दो आप उसमें लिख सकते हो जो आपको आसान लगती है। आयरन आ गया, ठीक है, आयरन, लोहा, कॉपर जो होता है तांबा, मैग्नीज, ठीक है, और बॉक्साइट। तो लोहा, तांबा, मैग्जीन और बॉक्साइट, ठीक है, आयरन, कॉपर, मैग्जीन एंड बॉक्साइट। तो उसके बाद नॉन मेटेलिक मिनरल्स में क्या आ जाता है हमारा, लाइमस्टोन, ठीक है, जिसको हम चूना पत्थर बोल देते हैं, प्रीशियस स्टोन्स, कीमती पत्थर आ जाते हैं जिसमें, साल्ट, नमक आ गया, और कोल, कोयला आ गया हमारा, ठीक है। फिर से देखो, लाइमस्टोन, प्रीशियस, लाइमस्टोन, प्रीशियस स्टोन, तो ये मैच कर गया, लाइमस्टोन, प्रीशियस स्टोन, साल्ट एंड कोल। तो ये हमारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आ जाते हैं। कोई भी दो लिखने हैं आपने, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने चार लिख दिए हैं, कोई भी दो उठा के बीच में लिख सकते हो आप। हाँ जी, तो कहता है कि वाई आर कोल एंड पेट्रोलियम कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स। तो कोयला और पेट्रोलियम को खनिज ईंधन क्यों कहा जाता है? तो आंसर आ गया, कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल। तो कहता है कि कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। ईंधन मीन्स की ऊर्जा प्रदान करने वाला। कोयला जल के ऊर्जा पैदा करता है, पेट्रोलियम जल के ऊर्जा पैदा करता है। सो दे आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल्स, तो इसीलिए इनको मिनरल फ्यूल कहा जाता है। तो फोर्थ आ गया हमारा क्वेश्चन, कहता है कि हाउ इज एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, कहता है कि एक तेल क्षेत्र एक तेल रिफाइनरी से कैसे अलग होता है। ऑयल फील्ड, ठीक है, तेल वाला जो क्षेत्र होता है, तो ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, उससे किस तरह डिफरेंट होता है। तो आंसर आ गया हमारा, कहता है कि ऑयल फील्ड इज एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स। ठीक है, तो कहता है कि ऑयल फील्ड, ठीक है, ऑयल फील्ड एक क्षेत्र होता है जहां पे बहुत सारे तेल के कुएं होते हैं। एक जो ऑयल फील्ड होता है, एक क्षेत्र होता है जिसमें कई तेल के कुएं हैं, ठीक है। तो दूसरी तरफ देखते हैं, कहता है कि बट, पर, ठीक है, या लेकिन, इन रिफाइनरीज द मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्ट टू मेक पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस। ठीक है, कहता है कि लेकिन रिफाइनरी में खनिज तेल, डीजल और रसोई गैस बनाने के लिए निकाला जाता है। एक्सट्रैक्ट होता है, अलग किया जाता है। जब पेट्रोलियम जमीन के नीचे से निकाला जाता है, ये ब्लैक फॉर्म में होता है, मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बताया ही हुआ, ठीक है, ब्लैक होता है। इससे क्रोसिन, मिट्टी का तेल अलग किया जाता है, ठीक है। इससे पेट्रोलियम, डीजल, कुकिंग गैस, ठीक है, प्लास्टिक, वैक्स, लुब्रिकेंट, ये सारी की सारी पदार्थें इस पेट्रोल से एक्सट्रैक्ट की जाती है, अलग की जाती है, सभी को अलग अलग किया जाता है। दस एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम एन ऑयल रिफाइनरी, इसी तरह ऑयल फील्ड अलग होता है ऑयल रिफाइनरी से। तो क्वेश्चन को फिर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना। ऑयल फील्ड इज एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स, ठीक है। तो ऑयल फील्ड एक क्षेत्र है जिसमें कई तेलीय कुएं होते हैं, तेल वाले कुएं होते हैं। बट इन रिफाइनरी द मिनरल्स ऑयल इज एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट होता है अलग करना, टू मेक पेट्रोल, डीजल एंड कुकिंग गैस। कहता है कि लेकिन रिफाइनरी में खनिज तेल, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस बनाने के लिए निकाला जाता है वहां से, ठीक है। इस प्रकार 10 एन ऑयल फील्ड डिफरेंट फ्रॉम ऑयल रिफाइनरी, तो इस प्रकार ऑयल फील्ड ऑयल रिफाइनरी से अलग होता है, डिफरेंट होता है। वाई शुड वी यूज मिनरल रिजर्व्स केयरफुली। तो कहता है कि हमें अपने खनिज भंडार का, जो भंडारण हमारे पास है खनिज के, उपयोग सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास भंडार बचे हुए हैं खनिज है, ठीक है,
तो उनका जो उपयोग हमें सावधानी पूर्वक क्यों करना चाहिए। तो आंसर आ गया, कहता है कि मिनरल्स ऑन द अर्थ आर लिमिटेड। मिनरल्स ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, पृथ्वी पर खनिज सीमित है। पृथ्वी पर जो खनिज है ना वो सीमित है। ठीक है, दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। लास्ट फॉर एवर का मीनिंग हो गया वह हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ठीक है, तो कहता है कि मिनरल्स ऑन द अर्थ आर लिमिटेड, तो पृथ्वी पर खनिज सीमित है। दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर, तो वह हमेशा के लिए नहीं रह सकते। सो इसलिए वी शुड यूज मिनरल्स वेरी केयरफुली। ठीक है, तो इसलिए हमें खनिजों का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे पास मिनरल है तो उसको निकाल के सारे खत्म कर दो, तो आपकी आने वाली जनरेशन क्या देखेगी। ठीक है, उन्होंने भी तो इनका उपयोग करना है। तो डी आ गया, थिंक एंड आंसर। ठीक है, सोचो और जवाब दो। फर्स्ट क्वेश्चन, योर मदर यूज कुकिंग गैस, कहता है कि आपकी माता जी कुकिंग गैस का उपयोग करती है। व्हाट टाइप्स ऑफ मिनरल्स डज शी डिपेंड्स फॉर फ्यूल, तो ईंधन के लिए वह किस प्रकार के खनिज पर निर्भर करती है। तो आंसर आ गया, माई मदर यूज कुकिंग गैस, कहता है कि मेरे माता रसोई गैस का उपयोग करते हैं। ठीक है, शी डिपेंड्स ऑन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो कहता है कि वह कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पे डिपेंड करते हैं, जिनको हम CNG भी बोल देते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। दिस इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, तो यह एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, मीन्स की एक गैर धात्विक खनिज है। क्या है, गैर धात्विक खनिज है। उसके अलावा हमारे आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए कुछ। तो व्हाट इज व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, व्हाट आर मिनरल्स, तो मिनरल्स क्या है। ठीक है, तो पहले हमने बताना है कि जो मिनरल्स है खनिज है क्या है। तो आंसर आ गया, ऑल रॉक्स ऑन द अर्थ आर मेड अप ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड मिनरल्स, तो पृथ्वी पर सभी चट्टानें प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है। ठीक है, जिन्हें खनिज कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें प्राकृतिक पदार्थों से बनी हुई है जिनको हम खनिज बोलते हैं। व्हाट इज माइनिंग, तो माइनिंग क्या है, खनन क्या है। ठीक है, माइनिंग को खनन बोल देते हैं। तो कहता है कि आंसर, डिगिंग आउट और फ्रॉम अंडर द ग्राउंड इज कॉल्ड माइनिंग, तो जमीन के नीचे से और को निकालना, ठीक है, खोद के, उसको खनन कहा जाता है। ठीक है, जमीन के नीचे से और को निकालना उसको क्या बोला जाता है, खनन बोला जाता है। कहता है कि व्हाट मिनरल्स इज द हार्डेस्ट, व्हाट मिनरल्स इज द हार्डेस्ट, सबसे कठिन कौन सा खनिज है, सबसे हार्ड मिनरल्स कौन सा है। तो ये डायमंड होता है। ठीक है ना, आपने एग्जाम वो कोटेशन सुनी है, डायमंड कट डायमंड्स। ठीक है, तो डायमंड इतना हार्ड होता है। ठीक है, इसको रख के इसके ऊपर हथौड़े भी लगाओगी ना तब भी जल्दी टूटता नहीं है, टूटता ही नहीं है, तो इसको डायमंड से ही कट करना पड़ता है। ठीक है, हार्डेस्ट होता है। तो विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिनरल्स फाउंड ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे आम खनिजों में से कौन सा है। तो सबसे आम खनिजों में से कौन सा आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा क्वार्ट्स। कौन सा, क्वार्ट्स। ठीक है, तो ये सबसे आम मिनरल्स है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। क्लास फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 15, एम्पेरर अकबर, सम्राट अकबर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है हमारा गेट सेट। कहता है कि सर्कल द नेम्स ऑफ किंग्स हु रूल्ड इन इंडिया, तो सर्कल लगाना है किंग के नेम के ऊपर जिन्होंने इंडिया में रूल होता है, राज करना, जिन्होंने राज किया। अशोका आ जाता है, सम्राट अशोका, जिसको अशोका द ग्रेट बोल देते हैं। अलेक्जेंडर आ गया, अकबर आ गया, पोरस राजा पोरस। ठीक है, शिवाजी छत्रपति शिवाजी, टीपू सुल्तान, राजा राजा चौल, और उसके बाद रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। तो इन सभी ने इंडिया के ऊपर राज्य किया था। हाँ जी, तो आगे ए पार्ट आ गया, टिक द करेक्ट आंसर।
कहता है कि फर्स्ट अकबर वाज द सन ऑफ विच मुगल एम्पायर, ठीक है, अकबर वाज सन ऑफ विच मुगल एम्पायर मीन्स कि अकबर किस मुगल सम्राट का पुत्र था, तो हुमायूं। आंसर विल बी सी, हुमायूं का पुत्र था अकबर। हु डिड अकबर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हुम डिड, याद रखना क्या बोला है, हुम डिड अकबर डिफीटेड एट द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किसे हराया था, तो आंसर विल बी महाराणा प्रताप, ठीक है, महाराणा प्रताप जिनके घोड़े का नाम क्या था, चेतक था। हु वाज द फेमस सिंगर एट अकबर्स कोर्ट, ठीक है, कहता है कि हु वाज द फेमस सिंगर एट अकबर्स कोर्ट, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन था, तो मियां तानसेन, ठीक है, आंसर विल बी ए मियां तानसेन अकबर के दरबार में फेमस सिंगर था। उसके बाद फोर्थ आ गया, हु रोड द अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा किसने लिखा था, अकबरनामा किसने लिखा था, बी आंसर विल बी, आंसर विल बी बी अब्बुल फजल, तो अब्बुल फजल जो थे उन्होंने अकबरनामा लिखा था। विच ऑफ दीज मनुमेंट्स डिड अकबर बिल्ट, मनुमेंट्स होता है स्मारक, कहता है कि अकबर ने किस स्मारक का निर्माण करवाया था, तो अकबर ने आगरा फोर्ट, आगरा का किला जो था ना वो अकबर ने बनवाया था। आंसर विल बी डी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो याद रखना आगरा का जो किला था अकबर ने बनवाया था। हाँ जी, तो आगे मैच द कॉलम आ गया, कहता है कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, सी आ जाएगा आंसर, फाउट बिटवीन मुगल एंड अफगान्स, तो जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत थी ना वो लड़ी गई थी मुगलों और अफगानों के बीच में, क्लियर है, मुगल और अफगान के बीच में लड़ी गई थी। दीने इलाही, दीने इलाही, ठीक है, डी आ जाएगा आंसर, रिलीजियस पाथ, रिलीजियस पाथ क्या होगा, एक धार्मिक मार्ग था ये, तो राजा बीरबल, राजा बीरबल ए आ जाएगा आंसर, एडवाइजर टू अकबर, ठीक है, तो राजा बीरबल जो था ना अकबर का सलाहकार था, अकबर के सलाहकार थे वे, तो 1556, 1556 में बी आ जाएगा आंसर, अकबर बिकेम द किंग, ठीक है, तो अकबर बादशाह बना था कब, 1556 में, सी आ गया आंसर दीज क्वेश्चन, कहता है कि राइट द नेम्स ऑफ द रूलर, राइट द नेम्स ऑफ द रूलर्स हुम अकबर डिफेटेड, ठीक है, तो कहता है कि उन शासकों के नाम लिखें जिन्हें अकबर ने हराया था, ठीक है, द रूलर्स हुम अकबर डिफेटेड, ठीक है, जिन शासकों को अकबर ने हराया था कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले हेमू, हेमू, रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती, थर्ड आ गया महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, फोर्थ आ गया चांद बीवी, फोर्थ आ गया चांद बीवी। नेक्स्ट, हाउ डिड अकबर गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, तो अकबर ने राजपूतों का समर्थन कैसे हासिल किया, तो आंसर आ गया, अकबर ट्रीटेड देम विद रिस्पेक्ट, तो कहता है कि अकबर ने उनके साथ सम्मान का व्यवहार किया, उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आया। गिव हाई पोजीशन टू राजपूत किंग्स, तो राजपूत राजाओं को उच्च पद दे दिए, ठीक है, तो जो दरबार था अपने दरबार में जो राजपूत राजा थे उनको हाई पोजीशन दी वहां पे अपने दरबार में, उच्च पद दिए। तो अकबर आल्सो मैरिड विद राजपूत प्रिंसेस, तो अकबर ने राजपूत राजकुमारियों के साथ शादी की, दस अकबर गेन द सपोर्ट ऑफ द राजपूत, इस प्रकार अकबर ने राजपूतों की सपोर्ट प्राप्त की, ठीक है, उनका समर्थन हासिल किया। अकबर को पता था अगर मैंने अपना जो साम्राज्य है इसको स्टेबल बनाना है, स्थिर बनाना है, तो मेरे को जो राजपूत है इनकी सपोर्ट जरूरी है, तो इसीलिए उनके साथ उसने बहुत ही बढ़िया व्यवहार किया, ठीक है, ताकि अपने साम्राज्य को स्थिर बना सके। थर्ड आ गया, अकबर गॉट टू एपिक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है, एपिक्स होते हैं महाकाव्य, महाकाव्य, तो कहता है कि अकबर ने दो महाकाव्यों को पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है, फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड करवाया, ठीक है, उनका अनुवाद
पर्शियन लैंग्वेज में कर, राइट देयर नेम, उनके नेम बताने हमने। अकबर गॉट 2 एपिक्स ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, तो अकबर ने 2 एपिक्स थे, महाकाव्य थे, उनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन लैंग्वेज में। एक तो था रामायण, ठीक है, रामायण, दूसरा महाभारत था, ठीक है। तो रामायण और महाभारत जो एपिक थे, जिसको जो अकबर है उसने ट्रांसलेट करवा दिया था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? फारसी भाषा में इनको ट्रांसलेट करवा दिया था, ताकि और लोग भी इसको पढ़ सकें। राइट द नेम ऑफ 5 फेमस पीपल इन अकबर्स कोर्ट्स, कहता है कि अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध लोगों के नाम लिखें। तो 5 फेमस पीपल इन अकबर्स कोर्ट्स वर, तो अकबर के दरबार में 5 प्रसिद्ध व्यक्ति थे। नंबर 1 मियाँ तानसेन, तो मियाँ तानसेन। अब्बुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मान सिंह, ठीक है। तो लास्ट वाले राजा राजा आ गए 3, ठीक है, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मान सिंह। तो याद रखना मियाँ तानसेन अब सभी को पता है, और अब्बुल फजल भी आपको पता है, अकबरनामा इन्होंने लिखा था। तो फिर से देखो, मियाँ तानसेन, अब्बुल फजल, राजा बीरबल, राजा टोंडरमल, राजा मान सिंह। तो ये अच्छे से क्वेश्चन लर्न कर लेना है आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आगे भी ये आपके काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5th, व्हाट इज फतेहपुर सिकरी, ठीक है। कहता है कि व्हाट इज फतेहपुर सिकरी, वेयर वाज इट बिल्ट, फतेहपुर सिकरी क्या है, ठीक है, यह कहाँ बनाया गया था, ठीक है। तो फतेहपुर सिकरी वाज ए न्यू सिटी बिल्ट बाय अकबर, तो कहता है कि फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित एक नया शहर था, ठीक है। इट इज बिल्ट नियर आगरा, ठीक है, तो यह आगरा के पास बनाया गया था। क्लियर है? फतेहपुर सिकरी वाज अ न्यू सिटी बिल्ट बाय अकबर, इट इज बिल्ट नियर आगरा। तो फतेहपुर सिकरी अकबर द्वारा निर्मित एक नया शहर था, यह आगरा के पास बनवाया गया था। डी पार्ट आ गया, थिंक एंड आंसर। कहता है कि वाई डिड अकबर ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, ठीक है। वाई डिड अकबर ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, ठीक है। कहता है कि अकबर ने राजपूतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश क्यों की, इसके पीछे क्या रीजन था, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आंसर आ गया, ही न्यू दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत वाज नेसेसरी टू कंसोलिडेट होता है मजबूत, ठीक है, हीज एम्पायर। तो कहता है कि वह जानता था कि उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों का समर्थन आवश्यक था। ही नो दैट द सपोर्ट ऑफ राजपूत वर नेसेसरी टू कंसोलिडेट हीज एम्पायर, वह जानता था कि उसके साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूतों का समर्थन आवश्यक था। सो ही ट्राई टू गेन द सपोर्ट ऑफ राजपूत, तो इसलिए उसने राजपूतों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की। क्लियर है? तो इसीलिए उसने राजपूतों का समर्थन हासिल किया। वह जानता था कि अगर मैंने अपने साम्राज्य को मजबूत बनाना है तो इनका जो समर्थन मेरे को मिलना चाहिए। तो फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर इज अकबर्स टॉम्ब लोकेटेड। टॉम्ब्स होता है मकबरा, टॉम्ब होते हैं मकबरा, मकबरा होता है जहां पे उनको दफनाया गया, ठीक है, कबर जिसको बोल देते हैं। तो आंसर आ गया अकबर्स टॉम्ब एट सिकंदरा, ठीक है। अकबर जो है उसकी जो टॉम्ब मीन्स की उसका मकबरा है वो सिकंदरा में है, उत्तर प्रदेश में, जो एट प्रेजेंट उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो सेकंड आ गया, व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर, ठीक है। तो व्हाट वाज द रूलिंग पीरियड ऑफ अकबर, अकबर का शासनकाल क्या था, ठीक है। अकबर का शासनकाल क्या था, अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 टू 1605, ठीक है, अकबर ने राज्य किया था, ठीक है, 1556 से 1605 तक। व्हाट वाज द अकबर्स
फाउंड ऑफ, ठीक है, अकबर किस बात का शौकीन था, ठीक है, तो ही वॉज फाउंड ऑफ फ्लाइंग काइट्स एंड प्लेइंग चेस, तो उन्हें पतंग उड़ाने और शतरंज खेलने का शौक था, उन्हें पतंग उड़ाने और शतरंज खेलने का शौक था। फोर्थ सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 16 द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेशन होता है खोज। तो चेक पॉइंट आ जाता है सबसे पहले, मैच द कॉलम है इसमें, कहता है कि वास्को डी गामा, तो वास्को डी गामा डी आ जाएगा आंसर, 1498 भारत पहुंचा था ये। तो फेर्डिनेंड मेघालन, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी, 1520 आ जाएगा। उसके बाद बार्थलो म्यू डियाज, ठीक है, बार्थलो म्यू डियाज जो थे ये 1488 में केप ऑफ गुड होप पे पहुंचे थे, वहां से ये इंडिया आना चाहते थे पर वहां पे रास्ता जो सही नहीं था, समुद्री मार्ग रफ था, तो ये वहां से वापस हो गए। तो क्रिसोपस क्लम्बस, क्रिस्टोफर्स क्लम्बस, तो इन्होंने 1492 में इन्होंने न्यू वर्ल्ड की खोज की थी, ये भी इंडिया की खोज करना चाहते थे पर गलती से न्यू वर्ल्ड की खोज हो गई, वहां पे पहुंच गए। हाँ जी, तो आगे ये पार्ट आ गया टिक द करेक्ट। व्हाट डिड द यूरोपियन नीड फ्रॉम एशिया, नीड होती है जरूरत, ठीक है, तो कहता है कि यूरोपियन को एशिया से क्या चाहिए था, तो स्पाइसिस, सी आंसर होगा, मसाले, तो कहते हैं कि 60 गुना ज़्यादा प्राइजेस पे जाके वहाँ पे यूरोप में मसाले बेचते से इंडिया थे, इंडिया से मसाले जो लेके जाते 60 गुना ज़्यादा प्राइस पर वहाँ पे बेचते थे, इतना प्रॉफिट था तभी वह सारे इधर आ रहे थे। तो कहता है कि व्हाट डिड क्रिस्टोफर्स क्लम्बस डिस्कवर, तो क्रिस्टोफर्स क्लम्बस जो थे उन्होंने किसकी खोज की थी, तो न्यू वर्ल्ड की, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेयर डिड वास्को डिगामा लैंडेड इन इंडिया, तो कालीकट, ये आ जाएगा कालीकट, तो अब इसका नाम कोझिकोडी है, ठीक है, कालीकट पे वह पहुंचे थे। आगे आ गया फोर्थ, कहता है कि हु वाज द फर्स्ट टू सेल अराउंड द वर्ल्ड, तो कौन था वह फर्स्ट जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगा दिया था समुद्र के रास्ते से, ठीक है, सेल करके, तो फर्डिनेंड मेगालन जी हैं, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले समुद्री रास्ते से एक जगह से घूम के दूसरी जगह तक घूम के वापस आए थे, ठीक है, तो इनको 3 साल के करीब समय लगा था। उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारा, कहता है कि व्हाट डिड द सेलर यूज एट सी टू फाइंड डायरेक्शन, ठीक है, तो डायरेक्शन का फाइंड करने के लिए सेलर क्या यूज करते हैं, ठीक है, नाविकों ने दिशा को खोजने के लिए समुद्र में क्या इस्तेमाल किया, तो कंपास, हमें सभी को पता है, तो उन्होंने कंपास का उपयोग किया था। बी आ गया, राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स है, कहता है कि नंबर वन, द 19th सेंचुरी वाज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, तो कहता है कि 19th सेंचुरी वाज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। हाँ जी, तो 19वीं जो शताब्दी थी ना उसी को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन बोलते थे, क्योंकि इस समय नई नई खोजें हुई थी, नई नई धरतियों की खोज हुई थी, ठीक है, तो कहता है कि बार्थलोम्यू डियाज रीच द केप ऑफ गुड होप एंड देन टर्न्ड बैक, तो ये भी ट्रू है, बार्थलोम्यू डियाज जो थे ना, ठीक है, केप ऑफ गुड होप पर पहुंचे थे और फिर पीछे मुड़ गए थे क्योंकि समुद्री रास्ता आगे सही नहीं था, ठीक है, तो इट विल बी अ ट्रू, ठीक है, तो पहले का क्या हो गया कि 19th सेंचुरी जो थी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन मीन्स खोज का समय इसको माना जाता है, ठीक है, ये ट्रू हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि बार्थलोम्यू डियाज जो थे केप ऑफ गुड होप पे आए थे पर वहां से वह वापस चले गए थे, ठीक है, वह भी इंडिया आना चाहते थे, खोज करना चाहते थे पर समुद्री जो मार्ग उस समय सही नहीं था तो उनको वहां से वापस जाना पड़ा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। कहता है कि क्रिस्टोफर क्लम्बस, क्रिस क्रिस्टोफर क्लम्बस स्टार्टेड फ्रॉम इटली एंड रीच्ड इंडोनेशिया, तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस तो इंडोनेशिया नहीं पहुंचे थे वो। तो फोर्थ आ गया, फेर्डिनेंड मेगालन नेम्ड द पैसिफिक ओशियन, यस, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्डिनेंड मेगालन ने प्रशांत महासागर का नाम रखा था,
ठीक है, पहले वही व्यक्ति थे जो यहाँ से इस प्रशांत महासागर को क्रॉस किया था, ऑल ओवर वर्ल्ड का चक्कर लगाया था। ठीक है, उन्हीं ने प्रशांत महासागर का नाम रखा था। ये संसार का सबसे गहरा सागर है। हाँ जी, गहरा बड़ा सागर है। ठीक है, तो याद रखना ये संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है। तो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो कहता है कि द सेलर यूज्ड एन एस्ट्रोलैब टू नो देयर शिप लोकेशन एट सी। ठीक है, तो कहता है कि जो नाविक थे ना समुद्र में अपने जहाज़ों के स्थान को जानने के लिए एस्ट्रोलैब जो था इसका उपयोग करते थे। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, यस। तो वह इसका उपयोग करते थे। हाँ जी, आंसर दीज क्वेश्चन। तो पार्ट सी है ये हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेड द यूरोपियन टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट। कहता है कि क्वेश्चन को समझना पहले ध्यान से, यूरोपियन को पूरब की तरफ समुद्री रास्ता ढूंढने का क्या कारण बना था, क्यों वह समुद्री रास्ता इस तरफ आने के लिए ढूंढ रहे थे। ठीक है, कहता है कि आंसर, यूरोपियन वांटेड टू इंक्रीज देयर पावर बाय ट्रेडिंग क्लोथ्स एंड स्पाइसेस फाउंड इन एशिया। हाँ जी, कहता है कि जो यूरोप के लोग एशिया में पाए जाने वाले, यूरोप के लोग एशिया में पाए जाने वाले कपड़ों और मसालों का व्यापार करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। कैसे शक्ति को बढ़ाना चाहते, देखो यहाँ से वह एक वस्तु लेके जा रहे हैं, वो आगे जाके 60 गुना प्राइस पे बेच रहे हैं। ठीक है, क्या होगा इससे, उनके पास पैसा आएगा, पावर आएगी। ठीक है, पैसा आता है वो सब अपने साथ सारा कुछ लेके आता है। ठीक है, तो अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे। बट द लैंड ट्रेड रूट वाज कंट्रोल्ड बाय द अरब्स। तो पहले तो लैंड जमीन के ऊपर से व्यापार होता था, अब क्या हो गया था कि जो लैंड वाला हिस्सा था ना जमीन का, वहां पे अरब जो थे ना उन्होंने अधिकार कर लिया था। हु रजिस्टर्ड द प्रेजेंस ऑफ यूरोपियन। ठीक है, तो कहता है कि जो भूमि मार्ग था उसको अरबों द्वारा नियंत्रित कर लिया गया था। ठीक है, जिन्हें यूरोपियन की उपस्थिति का विरोध किया, वो नहीं चाहते थे कोई भी यूरोपियन इस तरफ से हमारे एरिया से निकल के जाए। तो इसीलिए सो इन ऑर्डर टू कीप ट्रेडिंग द यूरोपियन हैड टू फाइंड अ सी रूट टू द ईस्ट। कहता है कि इसीलिए यूरोपियन लोगों को व्यापार करने के लिए, ठीक है, पूरब से एक समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। ठीक है, तो वो व्यापार करना चाहते थे, व्यापार में पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा था। ठीक है, 60 गुना प्राइस मिल रहा था आगे जाके। तो वह इसीलिए समुद्र ऊपर जो लैंड रूट था वो अरब वाले लोगों ने कवर कर लिया था, वहां से वो उनको आने नहीं देते थे। तो इसीलिए उन्होंने समुद्री रास्ता खोजा व्यापार करने के लिए। हाँ जी, क्या सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड बार्थलोम्यू डियाज डिसाइडेड टू टर्न बैक फ्रॉम द केप ऑफ स्ट्रोम्स। तो कहता है कि बार्थलोम्यू डियाज ने केप ऑफ स्ट्रोम से वापस जाने का फैसला क्यों लिया। तो आंसर आ गया, बार्थलोम्यू डियाज डिसाइडेड टू टर्न बैक, उसने फैसला किया कि वो वापस चले जाएगा फ्रॉम द केप ऑफ स्ट्रोम्स बिकॉज द सी वाज वेरी रफ। तो समंदर बहुत ज़्यादा रफ था, वहां से आगे नहीं जाया जा सकता था, इसीलिए उसने फैसला लिया कि वह वापस चला जाएगा। तो बार्थलोम्यू डियाज ने केप ऑफ स्ट्रोम में स्ट्रोम से वापस मुड़ने का फैसला लिया, क्योंकि समुंदर बहुत ज़्यादा रफ था, उससे आगे नहीं बढ़ा जा सकता था। हाँ जी, तो आगे थर्ड आ गया, ब्रीफली डिस्क्राइब वास्को डी गामाज फर्स्ट वेजेस टू इंडिया। वेजेस समुद्री यात्रा। ठीक है, तो कहता है कि भारत को वास्को डी गामा की जो पहली यात्रा के बारे में संक्षेप में बताना है अपने। भारत की जो यात्रा की थी वास्को डी गामा ने पहली, उसके बारे में बताना है। तो आंसर आ गया, संक्षेप में बताना है। तो आंसर आ गया इन 1947। तो इन 1947 वास्को डी गामा स्टार्टेड हिज वेज फ्रॉम लिस्बोन इन पुर्तगाल पुर्तगाल टू इंडिया। ठीक है, कहता है कि 1947 में वास्को डी गामा ने जो लिस्बन, पुर्तगाल के लिस्बन से भारत की यात्रा शुरू की थी। क्लियर है। ठीक है, तो क्या कहता है
कि उसने समुद्री यात्रा क्यों की थी। वोएज होता है समुद्री यात्रा। 1947 में उसने शुरू की थी। कहाँ से शुरू की थी? लिस्बॉन। कहाँ पे है? पुर्तगाल में है। लिस्बॉन पुर्तगाल में है। ठीक है, वहां से इंडिया की तरफ उसने शुरू की थी। ही टुक सेम रूट एज बार्थलोम्यू डियाज एंड रीच द केप ऑफ गुड होप। तो उसने वही रास्ता चुना जो बार्थलोम्यू डियाज ने चुना था। ठीक है, ही टुक सेम रूट एज बार्थलोम्यू डियाज एंड रीच द केप ऑफ गुड होप। तो वह भी केप ऑफ गुड होप तक पहुंच गया अब। ठीक है, जहां तक बार्थलोम्यू डियाज पहुंचा था। बार्थलोम्यू डियाज केप ऑफ गुड होप से वापस चला गया था। ठीक है, समुद्री रफ था, आगे नहीं जा सकता था। बट इस बार क्या हुआ? फ्रॉम देयर, अब बार्थलोम्यू डियाज तो वापस चला गया था। ठीक है, तो पर अब यहाँ पे कौन था? वास्को डी गामा था। फ्रॉम देयर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड एंड रीच कालीकट इंडिया इन 1498 में। ठीक है, अब क्या हुआ? वहां से उसने, ठीक है, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ, ठीक है, उसने शुरू कर दिया, सेल शुरू कर दी, अपनी यात्रा शुरू कर दी। और अब वह इंडिया पहुंच गया था। कब पहुंचा था? 1498 में। ठीक है, तो 1498 में वह इंडिया पहुंच गया। हाँ जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देखो। इन 1947 वास्को डी गामा स्टार्टेड हिज वॉयज फ्रॉम लिस्बॉन इन द पुर्तगाल टू इंडिया। तो 1947 में वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के लिस्बन से भारत की यात्रा की। ठीक है, ही टुक सेम रूट एज बार्थलोम्यू डियाज एंड रीच द केप ऑफ गुड होप। तो कहता है कि उन्होंने बार्थलोम्यू डियाज के रूप वही रास्ता बार्थलोम्यू डियाज वाला चुना। ठीक है, केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा। ठीक है, आगे कहता है कि फ्रॉम देयर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड। ठीक है, कहता है कि फ्रॉम देयर ही सेल्ड नॉर्थवर्ड एंड रीच कालीकट इंडिया इन 1498। हाँ जी, तो वहां से वह उत्तर की ओर रवाना हुआ और 1498 में कालीकट भारत में पहुंचा। क्लियर है? तो फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वर द एडजस्टेबल सेल यूजफुल टू द सेलर। ठीक है, कहता है कि हाउ वर द एडजस्टेबल सेल्स यूजफुल टू द सेलर। हाँ जी, कहता है कि जो समुद्री जहाज होते हैं ना, उनके लिए एडजस्टेबल सेल किस प्रकार लाभदायक होती है, यूजफुल होती है। आंसर आ गया, कहता है कि एडजस्टेबल सेल्स वर यूजफुल टू द सेलर्स बिकॉज, क्योंकि बाय एडजस्टिंग द सेल्स टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड दे कुड मूव देयर शिप फास्टर। Adjustable sail were useful to the sailor because the adjusting the sails to the direction of the wind they could move their ship faster। तो सेम ही है, कहता है कि जो एडजस्टेबल सेल है उनके लिए यूजफुल है। क्योंकि देखो, अब आंसर आ गया, यहाँ से शुरू होगा आपका आंसर, ये तो क्वेश्चन में से ही आ गया। क्योंकि बिकॉज के बाद, क्योंकि एडजस्टिंग जब कर देते हैं ना, सेल को एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है, उससे क्या होता है कि जो जहाज है ना, वो और तेजी से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जहाज की गति जो होती है ना, तेजी से आगे बढ़ते हैं, तो इसीलिए एडजस्टेबल सेल उनके लिए यूजफुल होती है। क्लियर है ना? इससे क्या होता है कि हवा की दिशा की तरफ वह चलते हैं और जहाजों की जो गति है ना, तेजी से आगे बढ़ाती है उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा फिफ्थ, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डिड द सेलर यूज एट सी। तो कहता है कि नाविकों ने समंदर में किन उपकरणों का उपयोग किया था। ठीक है, उनके नाम बताने हमने। तो कहता है कि द सेलर यूज कंपास, द सेलर यूज्ड कंपास, क्वाड्रेंट एंड एस्ट्रोलैब एट सी। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन की वीडियो में इसकी पिक्चर भी दिखाई है, आपकी बुक पे इनकी पिक्चर बनी हुई है। हाँ, ठीक है, तो वह देख लेना आपने। कहता है कि नाविकों ने समंदर में कंपास, क्वाड्रेंट और एस्ट्रोलैब का इस्तेमाल किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डी, थिंक एंड आंसर वाला होता है। वाइल एट सी द सेलर वर सराउंडेड बाय वाटर। कहता है कि वाइल
एट सी द सेलर वर सराउंडेड बाय वाटर बट दे कुड नॉट ड्रिंक इट वाई। तो कहता है कि जबकि समुंदर में नाविक जो होते हैं ना पानी से घिरे रहते हैं, ठीक है, लेकिन वह इसे पी नहीं सकते, क्यों? तो बताना है, पानी होता है चारों तरफ उनके, वह उस पानी को पी नहीं सकते, क्यों नहीं पी सकते? आंसर आ गया बिकॉज, क्योंकि द सी वाटर इज साल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, तो कहता है कि बिकॉज द सी वाटर इज साल्टी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। कहता है कि जो समंदर का पानी होता है ना, वह साल्टी होता है, नमकीन होता है, अनफिट होता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, क्योंकि समंदर का पानी खारा है और पीने के लिए अयोग्य होता है। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, कहता है कि हु फर्स्ट डिस्कवर सी रूट टू इंडिया। हु फर्स्ट डिस्कवर सी रूट टू इंडिया? वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ने सबसे पहले सी रूट ढूंढा था इंडिया के लिए। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। सेकंड आ गया हमारा, हु फाउंड द सी रूट टू अमेरिका। तो सी रूट अमेरिका का किसने फाउंड किया था? क्रिस्टोफर्स कोलंबस जो थे उन्होंने किया था, क्रिस्टोफर्स कोलंबस। ठीक है, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। क्लियर है? तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु इज द फर्स्ट मैन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है इसके बारे में। ठीक है, दुनिया भर में नौकायन करने वाला पहला आदमी कौन था? मीन्स कि दुनिया भर का चक्कर लगाने वाला। ठीक है, समुद्री रास्ते से, समुद्री जहाज से चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो फेर्डिनेंड मेगालन थे। ठीक है, कौन थे? फर्डिनेंड मेगालन थे, जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया था। उन्होंने पैसिफिक ओशियन का नाम किया दिया था। पैसिफिक ओशियन संसार का सबसे बड़ा ओशियन है। मरीना ट्रेंच इसी पैसिफिक ओशियन में आ जाती, संसार के सबसे गहरी खाई जिसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होते हैं। सारे के सारे चैप्टर जो हमारे तीनों चैप्टर कंप्लीट होते हैं। हाँ जी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।